नमस्कार, मैं अश्विनी दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका मॉर्निंग वॉइस में। रुक करते हैं हम खबर की ओर। ईरान अमेरिका में इस्लामाबाद वार्ता फेल। आपको बता दें कि ईरान ने अमेरिका शर्तें नहीं मानी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, हम अमेरिका वापस जा रहे हैं, बोले जेडी वेंस। ईरान के साथ 21 घंटे तक चली बातचीत। बता दें कि ईरान को फाइनल और बेस्ट ऑफर दिया, बोले वेंस। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, ईरान अमेरिका में इस्लामाबाद वार्ता फेल हो गई है। बता दें कि जेडी वेंस ने कहा कि ईरान ने अमेरिका शर्तें नहीं मानी है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, बता दें कि हम अमेरिका वापस जा रहे हैं, बोले जेडी वेंस। ईरान के साथ 21 घंटे तक बातचीत चली, लेकिन अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है। ईरान को फाइनल और बेस्ट ऑफर दिया, बोले वेंस। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आपको बता दें कि ईरान अमेरिका में इस्लामाबाद वार्ता फेल हो गई है। ईरान ने अमेरिका की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है। वहीं अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाघमुंडी और पुरुलिया में रैली कर चुनावी प्रचार को तेज किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में सरकार बनते ही घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। उनके इस बयान ने राजनीतिक बहस को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। सभी दल चुनाव में पूरी ताकत को झोंक कर शामिल हैं और बयानबाजी का दौर भी चरम पर पहुंच चुका है। देखिए पूरी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर राज्य में सियासत अपने चरम पर पहुंच चुकी है। सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी रैलियों के जरिए चुनावी माहौल को और हवा दे दी है। अमित शाह ने बाघमुंडी और पुरुलिया में चुनावी रैली की। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि सरकार बनते ही घुसपैठियों को बाहर कर दिया जाएगा। घुसपैठिए को हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? जोर से बोलो, हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? हमारी जंगल की जमीन, चाहे यहां हो या झारखंड में, घुसपैठियों से मुक्त करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए? क्या ये भाईपो कर सकता है? क्या जोर से बोलो, कर सकता है? ममता दीदी कर सकती है? अरे उन्हें ने तो लाकर रखे हैं, उनकी वोट बैंक है, वोट बैंक। मगर ममता दीदी, आपका समय समाप्त हो गया। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनते ही 45 दिन में पूरी सीमा पर फेंसिंग लगाने के लिए जमीन दे दी जाएगी। सरकार बनते ही 45 दिन में पूरी सीमा पर बाड़ लगाने के लिए भूमि दे दी जाएगी और घुसपैठियों को घुसने का रास्ता बंद कर दिया जाएगा। भाइयों बहनों, इस बार सिर्फ ये 3 प्रत्याशी नहीं, पुरुलिया की 9 की 9 सीटें जितानी है भाई। क्लीन स्वीप कर दीजिए। दरअसल अमित शाह का फोकस खास तौर पर जंगल महल क्षेत्र पर है, जहां बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। अपनी रैलियों के जरिए अमित शाह घुसपैठ के मुद्दे पर जोर दे रहे हैं और ममता सरकार पर हमलावर हैं। वहीं श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष और तत्कालीन यूपी सरकार के सचिव नृपेंद्र मिश्र ने कार सेवकों पर गोली चलने वाली घटना पर बड़ा बयान दिया है। नृपेंद्र के मुताबिक ऐसे निर्णय लगभग 9% राजनीतिक होते हैं, जबकि 10% प्रशासनिक। और उन्होंने कार सेवकों पर गोलीकांड के समय मुलायम सिंह यादव की सरकार में प्रमुख सचिव रहने के प्रश्न पर कहा कि वो कल्याण सिंह के कार्यकाल में भी प्रमुख सचिव थे, लेकिन कल्याण सिंह सरकार के वक्त जब उन्हें स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि कुछ भी हो जाए लेकिन अयोध्या में गोली नहीं चलेगी।
देखिए श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष और ट्रस्टी नृपेंद्र मिश्र ने कार सेवकों पर गोली चलाने वाली घटना पर बड़ा बयान दिया है। उनके मुताबिक ऐसे निर्णय लगभग 90% राजनीतिक होते हैं, जबकि 10% प्रशासनिक होते। उन्होंने कार सेवकों पर गोलीकांड के समय मुलायम सिंह यादव की सरकार में प्रमुख सचिव रहने के सवाल पर कहा कि वो कल्याण सिंह के कार्यकाल में भी प्रमुख सचिव थे, लेकिन उनकी सरकार के वक्त जब उन्हें स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि कुछ भी हो जाए लेकिन अयोध्या में गोली नहीं चलेगी। इस प्रकार के निर्णय प्रमुख सचिव स्तर के नहीं होते। इस प्रकार के सभी निर्णय 90% राजनीतिक होते हैं और 10% उसमें राय मिलती है गृह सचिव की और मुख्य सचिव की और डीजी पुलिस। पत्रावली प्रस्तुत की गई कि कानून और व्यवस्था अयोध्या में लगभग कोलैप्स कर रही है, तो उन्होंने आदेश लिखित में दिया हुआ है, कुछ भी हो जाए गोली नहीं चलेगी। नृपेंद्र मिश्र के इस बयान पर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी उनके बयान को सही बता रही है, जबकि कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है, तो वहीं सपा इस बात से इनकार कर रही है कि गोली सरकार ने चलवाई। देखिए, ये पूरा देश और दुनिया जानती है, कोई भी प्रमुख सचिव बना रहा है, सीएम का जो निर्देश आदेश होता है, उनके साथ जो भी उनके अधिकारी होते हैं वो प्रतिनिधित्व करते हैं संबंधित सीएम का। जो निर्देश आदेश होता है उसी का पालन करना उनका दायित्व, धर्म बनता है और उत्तरदायित्व भी होता है। तो अगर मुलायम सिंह जी का जो भी निर्देश हुआ उसका पालन नृपेंद्र मिश्रा जी ने कराया, यही उनका कहने का है, यही वो कह रहे हैं, तो यही सब कहते हैं। इसका मतलब साफ है कि उस समय की माननीय मुलायम सिंह के आदेश पर ही वहां कार सेवकों पर गोली चलवाने का काम हुआ था। मुलायम सिंह जी ने गोली चलवाने के आदेश नहीं दिए थे, आदेश दिए थे डीजीपी ने, और मुलायम सिंह जी ने कानून की हिफाजत करी थी, जो इस बात से साबित हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला सुनाया कि 6 दिसंबर 1992 में एक अपराध हुआ था, जब वो अपराध मानता है तो मुलायम सिंह जी ने अपने जमाने में वो अपराध नहीं होने दिया, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी थी। क्या बुरा था? गोली चलाने का आदेश नेताजी ने हरगिज नहीं दिए। देखिए, ये भारतीय जनता, ये सब चीज़ें ऐसी थी जो कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिसका एक राजनीतिकरण किया, और उसी का परिणाम था कि उस वक्त भी और आज भी जिस तरह से समाज को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की, ये उसी का परिणाम। बहरहाल नृपेंद्र मिश्र के इस बयान ने एक नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है कि आखिर कार सेवकों पर गोली चलवाने का आदेश किसने दिया था, और सपा कह रही है कि ये बात सच नहीं। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब सीधे चलते हैं हल्द्वानी, जहां सीएम धामी ड्रग फ्री रन अवेयरनेस रन में शामिल हुए हैं। और सामने के मंच पर विराजमान श्री सुरेंद्र सिंह नामधारी जी, जिनको अभी किसान आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में मनोनयन हुआ है, शंकर कोरंगा जी, शांति मेहरा जी, डॉक्टर डब्बू जी, रेणु अधिकारी जी, ध्रुव रौतेला जी, श्री सुरेश भट्ट जी, मुफ्ती सुमन कासमी जी, और हमारे यहाँ पर आए हुए सभी महानुभाव, पूर्व मेयर श्री जोगेंद्र सिंह रौतेला जी और प्रशासन के हमारे सभी अधिकारीगण, और इस आज की इस अवेयरनेस दौड़ में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में आए हुए हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए मेरे सभी युवा भाइयों एवं बहनों, मीडिया के सभी मित्र, मैं आज इस रन फॉर अवेयरनेस के इस कार्यक्रम में आप सबका प्रातःकाल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इतनी बड़ी संख्या में आप सब उपस्थित हुए हैं, उसमें से हमारी बहनें, बेटियां
बड़ी संख्या में यहाँ आई हैं और ये इस बात का प्रमाण है कि हल्द्वानी हमारा प्रदेश अब नशे के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारी देवभूमि उत्तराखंड अपनी आध्यात्मिक परंपरा, सांस्कृतिक मूल्यों और ऊर्जावान युवा शक्ति के लिए पूरे देश में पहचानी जाती है। इसकी हमारी एक अलग पहचान है। यहाँ की युवा शक्ति यदि सही दिशा में आगे बढ़े तो वो उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। आज की ये दौड़ मात्र एक शारीरिक व्यायाम नहीं है बल्कि एक स्वस्थ, समृद्ध और नशे से मुक्त उत्तराखंड के संकल्प की गूंज है। जब आप इस दौड़ में, यहां से अभी जब दौड़ प्रारंभ होगी, इस दौड़ में जब आप सभी कदम आगे बढ़ाएंगे तो ये संदेश हल्द्वानी की गलियों से होता हुआ पूरे प्रदेश में जाना चाहिए कि उत्तराखंड का युवा अब नशे को ना कह रहा है और जीवन को हाँ कह रहा है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबका जोश भर रहा है। भाइयों बहनों, नशा केवल एक बुरी आदत नहीं है बल्कि ये समाज को भीतर से कमजोर करने वाली एक गंभीर और एक भयावह चुनौती है। कब इसकी नशे की चपेट में हमारे युवा आ जाते हैं, मजाक करते करते हंसी खेल में कितना आगे बढ़ जाते हैं कि वहां से लौटकर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये घातक प्रवृत्ति व्यक्ति की चेतना, उसके विवेक और निर्णय लेने की उसकी क्षमता को प्रभावित कर उसके उज्जवल भविष्य को अंधकार में धकेल देती है। नशे की गिरफ्त में आया व्यक्ति केवल अपना ही नुकसान नहीं करता है बल्कि अपने पूरे परिवार और उनकी खुशियों की संभावनाओं को पूरी तरह से संकट में डाल देता है, या मैं कहूं तो बहुत छोटा कर देता है, न्यून बना देता है। आज नशे का प्रसार वैश्विक स्तर पर एक साइलेंट वार की तरफ फैल रहा है और इस चुनौती का सबसे बड़ा निशाना यदि कोई है तो हमारे भविष्य के कर्णधार हमारी युवा शक्ति है, हमारे नौजवान हैं, हमारे छात्र छात्राएं हैं। जबकि हमारी युवा पीढ़ी ही नए भारत की, उसके अंदर ऊर्जा है, उसके अंदर सामर्थ्य है और प्रगति की सबसे बड़ी ताकत किसी के अंदर है तो हमारे नौजवानों के अंदर है। नौजवान ही नए भारत का निर्माण करने वाले हैं, नए भारत को विकसित भारत बनाने वाले हैं। यदि यही ऊर्जा हमारी सकारात्मक प्रभावों में फंस जाए तो राष्ट्र के विकास को, गति को प्रभावित होना स्वाभाविक है। इसलिए ड्रग्स फ्री उत्तराखंड केवल सरकार का अभियान नहीं है। भाइयों बहनों, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। हम सबका संकल्प होना चाहिए कि हम नशे के विरुद्ध काम करेंगे, हर किसी को जागरूक करेंगे। साथियों, नशे के विरुद्ध ये लड़ाई केवल कानून बनाने से नहीं हो सकती है और न ही जीती जा सकती है। इसके लिए समाज की जागरूकता और युवाओं की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे प्रसन्नता है कि आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे हल्द्वानी और आसपास के युवा इस अवेयरनेस रन में शामिल होकर ये संदेश दे रहे हैं कि हम सभी भविष्य को लेकर पूरी तरह से सजग हैं, सतर्क हैं और उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम सब संकल्पित हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत कर पूरे देश को इस सामाजिक बुराई के लिए एकजुट। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। नए सत्र के साथ स्कूलों में एक बार फिर से गहमागहमी बढ़ गई है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अपने बच्चों का एडमिशन के लिए अभिभावक स्कूलों पर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई और निजी स्कूलों की मनमानी ने अभिभावकों को काफी परेशानी में डाल दिया है। बता दें कि फीस, यूनिफॉर्म, किताब, कॉपी के नाम पर अभिभावकों से स्कूल मनमानी फीस वसूलते हैं। यही स्थिति प्रयागराज में अभी देखने को मिली है, जहां इंडिया वॉइस ने ग्राउंड जीरो से रियलिटी चेक की है। ऐसे ही कुछ अभिभावकों से हमारे संवाददाता शोहेब रिजवी ने बात की है, उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश की है। देखिए प्रयागराज से शोहेब रिजवी की खास रिपोर्ट। शुरू हुआ है
अभिभावक अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर पढ़ाई करवाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें किस किस तरह की मुश्किलें होंगी। भैया थोड़ा आगे आइए आप। तो आप देखिए ये बच्चा है, ये इनके पेरेंट्स हैं। देखिए अब आप इन्हीं से बात करें, किस क्लास में हो बेटा? 7th क्लास में है। अच्छा, ये 7th क्लास में है, आपको किस तरह की मुश्किलें हुई है? बजट आपका कैसे मैनेज करते हैं? बजट मैनेज करना पड़ता है सर, कोई चीज को रोक के अपना स्कूल कराना बहुत जरूरी हो जाता है। क्या क्या दिक्कतें होती है? कितनी फीस का क्या है? अब फीस का यही है कि हर साल बढ़ जाता है, देर कर दीजिए तो फाइन भी लग जाता है। इन सबको देखते हुए कोशिश यही रहती है, सरकार से प्रार्थना है कि इसको रोका जाए किसी तरह। कापी किताब के लेकर के? कापी किताब तो हर साल जो बदल जाती है वो बदले ना, तो काफी अच्छी बात है। हम लोग के जमाने में तो बदलता नहीं था। अच्छा, एक एवरेज कितने तक की कापी किताब हो जाती है? लमसम 7,000 8,000। कह सकते हैं कुछ लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने की वजह से बहुत ज्यादा बोलने में कतराते भी हैं, लेकिन इतना जरूर है कि ये परेशानी सबकी है, क्या आम क्या खास। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है उसके हिसाब से देखा जाए तो एजुकेशन भी बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। हर साल कुछ ना कुछ बदलाव के नाम पर फीस दी जाती है, ऐसे में जो मनमानी है वो भी की जाती है। हालांकि कुछ लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी उसकी वजह से चीजें हो रही, लेकिन इतना जरूर है कि जो आम अभिभावक हैं उनके लिए एक बहुत मुश्किल है अपने बच्चों को बेहतर स्कूल में पढ़ाई कराना। खासतौर से जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे जिस तरह की चीजें हो रही हैं उसको लेकर के क्या आप बताएंगे? फीस वगैरह और किताब काफी की महंगी लग रही? बिल्कुल कॉस्टली लग रही है लेने में। ये 2 बच्चे हैं, इनको पढ़ाने में आपको बहुत दिक्कतें हो रही हैं। अच्छा, क्या किताब कापी बदलती रहती है उसका कोई नुकसान होता है? बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा नुकसान। अगली बार जिसे खरीदा फिर किताब बदल के चेंजिंग हो गई। अच्छा जी। तो मतलब ये 2 बच्चों की आप एवरेज कितना खर्चा हो रहा है? महीने में बहुत ज्यादा, कम से कम नहीं तो 10,000 रुपये खर्चा महीने में गिरता है। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि देखिए ये जो आम लोग हैं ये 2 बच्चे को पढ़ाने में कितनी मुश्किलें हो रही हैं, और ये समस्या कहीं ना कहीं पूरे एजुकेशन सिस्टम पर सवाल खड़ी करती है कि आखिर जो आम लोग हैं, क्योंकि उनका मकसद होता है कि अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर पढ़ाई दिलाएं और उसके लिए वो जद्दोजहद करते हैं, लेकिन जिस तरह से फीस महंगी, किताब कापी महंगी और तमाम तरह की महंगाई बढ़ने की वजह से ये चीजें हो रही है, वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक तरह से परेशानी का सबब है। और वो लोग ये चाहते हैं कि सरकार इस पे कोशिश करे। हाँ, क्या बताना चाह रहे हैं? हमारे भी 2 बच्चे पढ़ते हैं, हर साल फीस बढ़ा देते हैं ये, और किताब कापी में बढ़ा देते हैं। इनका मतलब एक बंधा हुआ है कि वहीं से किताब लेनी सरकारी है। स्कूल भी तो है, वहाँ क्यों नहीं पढ़ाते हैं? सरकार बिल्कुल वहीं पढ़ाएंगे सर, अब क्या करेंगे? बिल्कुल, देखिए कुछ हम लोग लोग ये ऐसा रिक्शा भी चला कहते के हैं पढ़ा रहे ना बिल्कुल पढ़ाएंगे। अब यहाँ से हटाएंगे बिल्कुल। किताबें काफी हर समय कॉस्टली पढ़ेंगे तो कहाँ करेंगे? बिल्कुल। तो देखिए ये एक ऑप्शन है, लोगों को लगता है कि अब सरकारी स्कूल को ही बेहतर किया जाए और वहाँ पढ़ाई की जाए, लेकिन ये जरूर सवाल उठ रहा है कि आखिर इस पर अंकुश कौन लगाएगा, और ये जो मनमानी है किताब बदलने की, फीस बढ़ने की, उस पर कौन अंकुश लगाएगा? ये काफी गलत हैगा। सभी स्कूलों की वो जो है कर दिए हैं, फीस बढ़ा दिए हैं। अच्छा, किताब कापी भी जो है सभी जो है महंगी है। ड्रेस भी। आपको हाँ, के लिए मुश्किलें हो रही हैं। मुश्किलें होती हैं, बिल्कुल होती हैं। तो ये ज्यादातर स्कूलों में यही हालात। सभी स्कूलों में यहाँ तक जितने हैं ज्यादातर प्राइवेट। अच्छा, आपके कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? ये एक बिटिया है। हाँ, तो बिटिया किस क्लास में है? 1 में। अब 1 में कितने तक की किताब कापी हुई होगी? ये करीब 3500 की हो गई। अच्छा, और फीस अभी वो तो साल भर अलग ही रहेगा, जो फीस अलग है। हर अभिभावक ये इच्छा रखता है कि उसके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले और उसके लिए वो अपनी पूरी कोशिशें करता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से शिक्षा में महंगाई बढ़ी है और जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी जो फीस है या उनके तमाम ऐसे जो डिमांड है जिसको पूरा करने में अभिभावकों को काफी परेशानी होती है। खासतौर से जो किताब कापी है या इस तरह की चीजें हैं उसको लेने के लिए उनके बजट अलाउ नहीं करते, क्योंकि ना सिर्फ बहुत महंगी किताबें और कापियां हैं, ड्रेस का हर साल जो बनवाना पड़ता है, उसके अलावा नए नए चेंजेस करते हैं, उसकी वजह से उन्हें ज्यादा से ज्यादा आर्थिक रूप से फीस देनी पड़ती है, और जो उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक तरह से उनकी रीच से बाहर होता है। ऐसे में इन स्कूलों पर या इस व्यवस्था पर किस तरह से अंकुश लगे, ये एक बड़ा सवाल है, और लगातार लोग इस पर अब सवाल भी उठा रहे हैं। ऐसे में शिक्षा को हर बच्चों तक पहुंचाई जाए, ये तमाम कोशिशें सरकार की तरफ से भी की जा रही है, लेकिन जिस तरह से अब शिक्षा बहुत ज्यादा महंगी हुई है उसको लेकर के
कहीं ना कहीं अब पहल करनी पड़ेगी और इस तरह की कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे हर आम से खास लोगों तक शिक्षा आसानी से पहुंच सके और उन्हें एक कम बजट में ये तमाम शिक्षाएं मिल सकें। शोएब, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।